आज का आर्टिकल हमारा जो रहेगा वो फॉस्फोरस पर बेस्ड रहेगा। फॉस्फोरस को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे फॉस्फोरस के अपर रूप एलोट्रॉप्स। अब सबसे पहले ये बात जान लेना जरूरी है कि अपर रूप होता क्या है। जब एक ही तत्व के परमाणु डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट बनाते हुए जुड़ते हुए कई अलग प्रकार की संरचनाएं बनाकर तैयार कर लें। परमाणु एक ही प्रकार के होंगे लेकिन उनकी संरचना बनाने का तरीका कैसा रहेगा, अलग अलग। तो जब संरचना बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं तो जो नए नए पदार्थ बनकर तैयार होते हैं अलग अलग संरचना में, हम उनको कहते हैं पदार्थ के अपर रूप। जैसे अगर मैं इसको बताना स्टार्ट करूं तो बेटा हीरे का फॉर्मूला भी सी होता है कार्बन, और बेटा ग्रेफाइट का फॉर्मूला भी होता है सी कार्बन। लैंप ब्लैक एक पदार्थ और आता है उसका भी बेटा फॉर्मूला क्या होता है, सी कार्बन। बकमिनिस्टर फ्लोरीन को अगर मैं चेक करूं फॉर्मूला सी मतलब कार्बन से मिलकर बना है। लेकिन इस सभी फॉर्मूले पर अगर मैं चेक करता हूं तो कार्बन के जुड़ने के तरीके अलग अलग हैं। हीरे में बहुत सारे कार्बन के एटम है, एक डिफरेंट अरेंजमेंट में जुड़े हैं। लेकिन मैं जब वही चीज ग्रेफाइट के लिए चेक करता हूं तो ग्रेफाइट में भी बहुत सारे कार्बन परमाणु हैं लेकिन उनका जुड़ने का तरीका अलग है। तो मैं क्या सोचता हूं कि जब भी कार्बन अपने जुड़ने के तरीके को बदल देता है हमें एक नया पदार्थ मिलता है, और हम उस नए पदार्थ को कहते हैं कि हमने कार्बन का या उस पदार्थ का या उस तत्व का या उस परमाणु का अपर रूप प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से कार्बन के तो बहुत सारे अपर रूप रहे। कार्बन के अपर रूप में तो मैंने कुछ बताया, इसके अलावा कोयला रहा, वो भी कार्बन का अपर रूप है। चारकोल वो भी कार्बन का अपर रूप है। तो क्योंकि कार्बन डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट बनाने में माहिर है, कार्बन बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप की संरचनाएं बना सकता है, इसलिए कार्बन के अपर रूप भी ज्यादा पाए गए। फॉस्फोरस के भी एटम डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो जब फॉस्फोरस के एटम पहली टाइप के अरेंजमेंट बनाएंगे तो कोई दूसरे टाइप का फॉस्फोरस होगा। फॉस्फोरस के एटम जब अलग टाइप की अरेंजमेंट बनाएंगे तो वो कोई दूसरा फॉस्फोरस होगा। इस प्रकार से अगर मैं देखता हूं तो फॉस्फोरस के एटम मेनली 3 प्रकार की अरेंजमेंट बनाते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की, अगर मैं और भी बात करूंगा तो और भी हमको मिलेंगे अरेंजमेंट। मैं मुख्य रूप से बता दूं, पहला अरेंजमेंट जब बना के तैयार करेंगे फॉस्फोरस के एटम, हम उस अरेंजमेंट को कहेंगे सफेद फॉस्फोरस, जिसे श्वेत फॉस्फोरस भी कहते हैं बेटा। इसे ही को पीला फॉस्फोरस भी नाम देते हैं। इसके बाद दूसरा अरेंजमेंट जब फॉस्फोरस के एटम बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं रेड फॉस्फोरस, माचिस की तीलियों पर लग के आता है। इसमें फॉस्फोरस के एटम्स का अरेंजमेंट दूसरा है। इसके बाद अगर फॉस्फोरस के एटम ने अरेंजमेंट बदली तो एक और प्रकार का फॉस्फोरस बन सकता है ब्लैक फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस ने और भी अरेंजमेंट को बनाया तो बेटा एक और आता है सिंदूरी फॉस्फोरस, उसको कहते हैं। अब ब्लैक फॉस्फोरस में भी फॉस्फोरस की अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो हम उनमें से अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस दे देते हैं। तो ये हो गए हर प्रकार के फॉस्फोरस के प्रकार। मैंने बताया कितना अपर रूप हो सकता है। अपर रूप को एलोट्रॉप भी कहते हैं। अब बात आती है कि सर सबसे ज्यादा फॉस्फोरस मिलता कहां से या फॉस्फोरस कहां से मिलता है। तो बेटा पृथ्वी पर अनेक हमारे यहां अयस्क अवेलेबल है। अयस्क जानते हो ना, पृथ्वी के अंदर से निकले हुए कच्ची धातुएं, कच्चे पदार्थ, जिनको शुद्ध करके हम उन्हें महंगे दामों में क्या करते हैं, बेचते हैं। हम ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, अयस्क। कौन से शुद्ध करने के बाद अयस्क बना कि कच्चे पदार्थों को अयस्क कहेंगे, कच्चे पदार्थों को। कच्चे पदार्थों में अयस्क के फॉर्म में जब काफी अयस्क होते हैं जो फॉस्फेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, और जब कोई भी अयस्क फॉस्फेट के फॉर्म में होगा इसका मतलब है उस पर फॉस्फोरस अवेलेबल है। अगर फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को चेक करते हैं तो बेटा मनुष्य की हड्डियों का 58% भाग, 58% भाग भी फॉस्फोरस से ही बना होता है। कोई पूछे सर जी मानव की हड्डियों का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अभी होगा क्या, अगर हम मनुष्य की हड्डियों की राख को प्राप्त करें तो हम उससे फॉस्फोरस बना भी सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे ही मैंने बताया आप तुरंत समझ गए होंगे कि अगर 58% मनुष्य के हड्डियों में फॉस्फोरस है इसका मतलब एक अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस अवेलेबल है। और हड्डियों से फॉस्फोरस को एक्सट्रैक्ट भी अलग भी किया जाता है।
तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि हड्डियों की राख से फास्फोरस को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, चेक करते हैं इसको। तो बेटा मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको ये बताया कि हड्डियों का राख का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। यहां लिख देते हैं, जगह है थोड़ी सी, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अब बेटा रिएक्शन इस पर करवानी है SiO2 सिलिका की। तो सिलिका की अभिक्रिया के लिए इसको करोगे क्या भाई, ये तो आयंस में ब्रेक हो सकता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में, लेकिन SiO2 क्योंकि आयन में ब्रेक नहीं होता, इसको हम कहां पर घोलेंगे, जल में। और जब जल में घोलेंगे तो देखो बनेगा क्या, H2SiO3, H पर डबल प्लस चार्ज तो SiO3 पर डबल माइनस चार्ज। अभी क्या होगा, Ca पर डबल प्लस है ना, तो वो SiO3 से रिएक्शन करेगा डबल माइनस वाले से, CaSiO3। अब जो बेटा H बचा, इसको हटा लेते हैं। अब जो H बचा भी था वो O से अभिक्रिया करके जल नहीं बनाएगा, क्यों, रीजन क्योंकि इसमें तो अभिक्रिया में H था ही नहीं, वो तो हमने कंपाउंड को आयन में ब्रेक करने के लिए उसको जल में क्या किया था, घोला था। अब इसको चेक करेंगे तो बेटा 3 यहां लिख देते हैं। हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा पदार्थ यहां शेष बचता है। तो सबसे पहली बात Ca3SiO2, अभी चेक करेंगे तो P2, और ऑक्सीजन को बेटा चेक करेंगे। देखो ऑक्सीजन कैसे चेक कर सकते हैं, 4 दूना 8, 8 3 दूना 6, 8 6 14, 14 से में से देखो हमने 3 त्रिका 9, 5 बचे हैं अभी, तो हम उसको लिख लेते हैं O5। P2O5 का भी बेटा एक रूप है, या तो आप P2O5 लिखो, और या फिर इसी को लिख सकते हो P4O10। जब P2O5 के 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़कर डाइमर फॉर्म में आ जाते हैं, हम उसी फॉर्मूले को या तो P2O5 लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, P4O10। तो दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे तो P2O5 चाहे P4O10। और बेटा इस दौरान जो P2O5 या P4O10 बचा, इसको अभिक्रिया करवाएंगे हम कोक की उपस्थिति में। अब कहोगे सर जी कोक, अभी मैंने बता रखा था कोक किसका अपर रूप होता है, कार्बन का। तो कार्बन का अपर रूप है, इसलिए फॉर्मूला C। जैसे मैं 10C से रिएक्शन करवाऊंगा, 10C 10O को लेके अलग हो जाएगा, तो बनाकर तैयार करें 10CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और बेटा लास्ट में बचा क्या, P4, और इस प्रकार से व्हाइट फास्फोरस बनकर तैयार हुआ। ध्यान रखने वाली बात है, अभिक्रिया का टेम्परेचर जो है वो 1773 केल्विन रखना है, 1773 केल्विन। तो इस प्रकार से आप मनुष्य की हड्डियों या किसी भी जीवधारी की हड्डी की राख से आप किसको निकाल सकते हो, फास्फोरस की। अब इस विधि से जो फास्फोरस प्राप्त हुआ बेटा, ये व्हाइट फास्फोरस है, सफेद फास्फोरस। तो चेक कर लेने, सफेद फास्फोरस की कुछ विशेषताएं भी पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले सफेद फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस कहते हैं। एक मैं इसमें से अलग से चीज जोड़ दूंगा क्योंकि मैंने वो लिखा नहीं। अगर सफेद फास्फोरस को आप रख देते हो और वो एयर के कांटेक्ट में रहता है, तो श्वेत फास्फोरस कुछ दिन बाद हल्के पीले कलर का हो जाता है, इसलिए इसे लोग पीला फास्फोरस भी कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, पीले फास्फोरस, सफेद फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस कहते हैं। अगर उसे कुछ दिन तक रख दिया जाए वायु में, तो सफेद फास्फोरस ऑक्सीकृत होता है और उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला, और इसलिए उसको पीला फास्फोरस कहते हैं। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं विशेषताएं। सबसे पहला, जो सफेद फास्फोरस होता है वो मोम जैसा पारभासी पदार्थ होता है, मोम की तरह, हालांकि होता ठोस पदार्थ लेकिन मोम की तरह होता है, मुलायम। अगला नंबर कहता है यह प्रकृति में विषैला होता है, चूहे मारने की दवा इसी से बनाई जाती है। इससे किससे, हड्डियों की राख से कि फास्फोरस से, फास्फोरस से। चूहे मारने की दवा जो होती है वो फास्फोरस से बनाई, जिंक फास्फाइड पड़ा होता है उसमें। अगला नंबर लिखता है अंधेरे में चमकता हुआ दिखाई देता है, इसको बहुत ध्यान रखना है ये गुण। अब देखो होता क्या है, हमारे यहां पदार्थ 2 प्रकार का नेचर रखते हैं, एक प्रतिदीप्त और एक स्फुरदीप्त। इन दोनों का अर्थ समझते हैं। ये वाला जो नंबर है बेटा, 3rd नंबर, ये लिखा है वर्ड में बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको बताऊंगा ऐसा लगेगा ये बहुत बड़ा नंबर था। और उसको समझो, देखो पदार्थों में 2 प्रकार का गुण पाया जाता है, एक प्रतिदीप्त और एक स्फुरदीप्त। सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रतिदीप्त क्या होता है। जब भी प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश या अन्य किसी मीडियम से प्रकाश आया और किसी चिकनी सतह पर टकराया, तो
तो चिकनी सतह पर टकराने के पश्चात पदार्थ का जो अधिकांश प्रकाश का जो अधिकांश भाग होता है उसका क्या होता है, परावर्तन। और जब परावर्तन होता है प्रकाश का तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है, चमकती हुई। ऐसा क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। पदार्थ के इस गुण को हम कहते हैं प्रतिदीप्ति। अब बात आती है स्फुरदीप्ति क्या है। स्फुरदीप्ति में प्रकाश आया, पदार्थ पर पड़ा, पदार्थ पर पड़ते ही प्रकाश पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों को क्या देता है, ऊर्जा। और वे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पहुंच गए, उच्च ऊर्जा स्तर। तो इलेक्ट्रॉन तो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां निकल गए, उच्च ऊर्जा स्तर। अब ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उपस्थित है। अब हमने पदार्थ को जैसे ही अंधेरे कमरे में रखा, अंधेरे कमरे में रखते ही उन इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, ऊर्जा त्यागना स्टार्ट किया। और वो जो उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए थे अब फिर से कहां आएंगे, निम्न। अभी आप सोचकर बताओ, अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा कि त्यागेगा, त्यागेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को एब्जॉर्व करके, ग्रहण करके निम्न से उच्च में गया था तो अब ऊर्जा को त्याग कर उच्च से कहां आएगा। ऊर्जा का यह त्याग होता है प्रकाश के रूप में। काहे के रूप में, तो फास्फोरस को जब धूप में रखा, इसने सूर्य के प्रकाश से एनर्जी क्या कर ली, ले ली, और इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया, उच्च ऊर्जा स्तर में। अब इसी फास्फोरस को जब मैंने अंधेरे कमरे में रखा, यही इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहां आए, निम्न ऊर्जा स्तर पर, और उन्होंने लाइट को क्या किया, उत्सर्जित किया। और जब लाइट उत्सर्जित की तो फास्फोरस अंधेरे कमरे में हमें कैसा दिखाई दिया, चमकता हुआ। तुम लोगों ने देखा होगा चमकता हुआ, ऐसा कभी नेचर आप लोगों ने देखा होगा, घड़ियों में ऐसा नेचर आता है, दीवार घड़ी में भी आता है, और हाथ घड़ी में तो एक समय ऐसा था जब ये फैशन बन गया था, 35 रुपया वाली। तो घड़ी क्या करते थे हम लोग, उस पर थोड़ी देर के लिए लाइट लगाते थे, टार्च से या किसी मीडियम में लाइट लगाते थे, ताकि वो जो पदार्थ उसमें लगा है वो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रकाश से एनर्जी को क्या कर ले, सोख ले, अवशोषित कर ले। अब अवशोषित करके वो इलेक्ट्रॉन उसके कहां चले जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर। अब जैसे ही हम अंधेरे में जाते थे घड़ी पहन करके, तो अंधेरे पर क्या होता था, जब वो जो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच गया था, अब वो उच्च से कहां आएगा, निम्न। और जब उच्च से निम्न पर आएगा तो वो प्रकाश को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, त्यागेगा। और प्रकाश जब त्यागेगा तो बेटा हमें ऑब्जेक्ट फिर से कैसा दिखाई देगा, चमकता हुआ। समझ गए, इस गुण को कहते हैं स्फुरदीप्ति। तो फास्फोरस में स्फुरदीप्ति का गुण होता है। अब क्योंकि फास्फोरस में स्फुरदीप्ति का गुण होता है, ये धूप में रखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं इसको। जब इसको अंधेरे कमरे में रखोगे ये कैसा दिखाई देगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। और जब चमकता हुआ दिखाई देगा तो हम लोगों को ऐसा लगेगा ये तो अलग सा व्यवहार है, लेकिन आज के बाद आपको नहीं लगेगा कि अलग से व्यवहार, अगर आपने फास्फोरस को देख लिया तो। अब होता क्या है, कभी कभी देखो, इस पर बेस्ड एक स्टोरी बताते तुमको। जैसे कोई व्यक्ति, शमशान घाट जानते हो ना, वहां तो व्यक्तियों को जला दिया गया, और क्योंकि आप अब समझ गए हो कि 58% फास्फोरस अवेलेबल है मनुष्य की हड्डियों में, तो जब मनुष्य की हड्डियां जलती रहीं आग से, मनुष्य की हड्डियों में उपस्थित फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिला, एनर्जी। तो फास्फोरस हड्डियों में क्योंकि था फास्फोरस, उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती रही, उसके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चले गए, उच्च ऊर्जा स्तर। अब जब आग ठंडी पड़ गई, हुआ क्या, फास्फोरस के वो जो इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा स्तर में थे अब कहां पर आएंगे, और प्रकाश को क्या करेंगे, त्यागेंगे। तो जो व्यक्ति नया है, या जिस व्यक्ति को विज्ञान का नॉलेज नहीं है, नया व्यक्ति का मतलब है जिसको विज्ञान का कोई भी नॉलेज खास नहीं है, वो उस समय देखेगा जाके तो वो डेड बॉडी को देख कर डर जाएगा, या अलग सा बिहेवियर दिखाएगा, कहेगा हम लोगों ने तो भूत देख दिया है। या कोई कहेगा, उसी व्यक्ति से पूछे, कहेगा आत्मा को हम देखते रहते हैं अधिकांश। फिर वो जाके नई नई बातें बनाने लगेगा। जैसे कभी नंबर आएगा तो कहता है हम 3 भूत एक साथ देखे हैं, उधर किनारे शमशान घाट के पास चमक रहे थे, हमको डराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम डरे नहीं। समझ रहे हो इफेक्ट, ये किसका इफेक्ट है, फास्फोरस का। अच्छा, स्फुरदीप्ति के कारण ही इसका नाम पड़ा फॉस्फर। फास्फोरस का नाम फॉस्फर से लिया गया है, और फॉस्फर का मतलब होता है प्रकाश देने वाला। तो ये अंधेरे में क्या देता है, प्रकाश
लेकिन ये नेचर केवल कौन से फास्फोरस पर है? व्हाइट फास्फोरस पर। ये वाला नंबर समझ गए सब लोग? ठीक है, अभी अगले नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। हाँ, ये और एक चीज अब कहता है क्योंकि इसका आबंध कोण 60 डिग्री होता है केवल। अभी हम ध्यान देते हैं इस बात को। बेटा इधर बनाकर चेक कर लेते हैं। एक एटम से इस टाइप का बॉन्ड लगा है और एक एटम पे इस टाइप के बॉन्ड लगे। अगर बेटा बॉन्ड के बीच का एंगल ज्यादा है तो बेटा बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन यूज में आए हैं वो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे से कैसे हैं? दूर। सोच समझ के बताना। अगर बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर हैं तो इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण कैसा होगा? कम। अगर प्रतिकर्षण कम होगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। अब अगर दोनों परमाणुओं के बीच का बॉन्ड एंगल कम है, बहुत ही छोटा एंगल बनता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाते हैं? एक दूसरे के नजदीक। और जब नजदीक आ जाते हैं तो प्रतिकर्षण बल कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। अब प्रतिकर्षण बल बढ़ने का मतलब क्या? जैसे ये दो बॉन्ड हैं, एंगल कम था, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड एक दूसरे को बाहर की ओर कैसा महसूस करेंगे? खिंचाव। और अगर ज्यादा खिंचाव महसूस करेंगे तो ये बॉन्ड जल्दी से ही क्या हो जाएगा? ब्रेक। क्योंकि व्हाइट फास्फोरस में बॉन्ड एंगल केवल 60 डिग्री होता है। ये देखा जाए अपेक्षाकृत बॉन्ड एंगल कम है। अभी तक हम लोगों ने बॉन्ड एंगल देखे 90 डिग्री कम से कम होता ही था। नहीं, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 108 डिग्री, 107 डिग्री होता था। ये पहला ऐसा बॉन्ड एंगल मुझे मिल रहा है जो केवल कितनी डिग्री है? 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री के कारण इसके बॉन्ड का एंगल क्योंकि कम है, मैं एंगल कम करता हूं। इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए हैं? नजदीक। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नजदीक आ गए, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षण के कारण बॉन्ड आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और जब बेटा ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे तो बेटा बॉन्ड के टूटने को ही कहते हैं अभिक्रिया करने की क्षमता। जिसका बॉन्ड शीघ्रता से टूटेगा अभिक्रिया भी तो तेज करेगा। इसका मतलब बॉन्ड शीघ्रता से टूटा, व्हाइट फास्फोरस अधिक क्रियाशील है। मैं दोबारा से इस बात को पढ़ देता हूं। देखो, क्योंकि इसका आबंध कोण केवल 60 डिग्री होता है, अतः इलेक्ट्रॉन पास पास उपस्थित होने के कारण, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए, उपस्थित होने के कारण आबंधों पर तनाव बढ़ जाता है। तनाव का मतलब जानते हो? रिपल्सन फोर्स बढ़ गया। और जैसे रिपल्सन फोर्स बढ़ गया और आबंध वियोजन शीघ्रता से हो जाता है और शीघ्रता से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और क्योंकि शीघ्रता से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हम कह सकते हैं अतः श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है। अब ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बॉन्ड पर आगे मैं संरचना भी बता दूं। बेटा ऐसी संरचना कैसी बनी है? इस संरचना को चतुष्फलकी कहते हैं। चतुष्फलकी कैसे बने हैं? इसमें से 3 बॉन्ड है। देखो कैसे, ये ऊपर चोटी बनी है, ऐसे 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब इसका नाम चतुष्फलकी क्यों रखा गया? संरचना को, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है बेटा। एक पृष्ठ ये हो गया पहला फलक, एक पृष्ठ ये हो गया दूसरा फलक। याद होगा एक फलक तीसरा ये भी तो होगा, और चौथा फलक कहां होगा? नीचे। तो इसमें कितनी फलक बनकर तैयार हुई? 4 फलक बनकर तैयार हुई। हमने ये भी कहा कि व्हाइट फास्फोरस जो है वो चतुष्फलकी होता है। तो अब क्योंकि मैं वो 3 डायमेंशनल फिगर तो बना नहीं सकता था, मैंने दिखाया एक बॉन्ड इधर की ओर, एक बॉन्ड बोर्ड से आगे की ओर, और एक बॉन्ड फिर वो बोर्ड से उधर पीछे की ओर। और ये वाले बॉन्ड समझ गए ना कैसे हैं? ये जमीन पर बने हैं, आधार पर बने हैं वो बॉन्ड। तो इस प्रकार से बॉन्ड बनाता है। इस आकृति को ध्यान रखना, कौन सी आकृति बोलते हैं? चतुष्फलकी। और फास्फोरस के, व्हाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। और यही कारण है कि बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होता है और ये ज्यादा तेजी अभिक्रिया करता है। अच्छा, एक और बात यहीं पढ़ेंगे, अगर अभिक्रिया तेज करता है तो इसका स्थायित्व कैसा है? कम। जो रिएक्शन तेज करता है स्टेबिलिटी खो देता है। स्टेबिलिटी अगर कवर कर लेगा तो फिर रिएक्टिविटी खो देगा, और रिएक्टिविटी अगर कवर करने गया तो फिर स्टेबिलिटी खत्म है, समझो। अगला नंबर पढ़ते हैं। कहता है यह वायु में तेजी से जलकर P4O10 बनाता है। यह वायु में तेजी से जलकर, बिकॉज मैंने अभी बताया ना आपको, क्योंकि इसका बॉन्ड शीघ्रता से टूट जाता है, ये वायु से अभिक्रिया भी तेज कर लेता है। और सोचने वाली बात है, आप चाहे P2O5 लिख दें और चाहे लिख दें P4O10, तो P4O10 लिख दिया है का सफेद धुआं बनाता है। अगला नंबर मैं लिख पढ़ता हूं। और यह धुआं सफेद कब बनता होगा? पटाखे वगैरह छुटाए ना, उसको जब जलाते हैं तो बेटा एकदम सफेद सा धुआं निकलता होगा। ये व्हाइट फास्फोरस का P4O10 है। अगला नंबर पढ़ते हैं। कहता है इसकी संरचना चतुष्फलकी होती है। बेटा इसका तो मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले, चतुष्फलकी संरचना होती है।
कहता है इसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगर आपके पास व्हाइट फास्फोरस है उसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्यों? ये मोम जैसा मुलायम होता है, तकरीबन वैसा ही, तो आसानी से इसको ब्रेक कर सकते हैं, काट सकते हैं। लहसुन की तरह गंध देता है। हाँ, ये भी है कि सफेद फास्फोरस लहसुन की तरह गंध देता है। एक और चीज, एमपी, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कितना होता है? 317 केल्विन। बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट 553 केल्विन होता है, 553 केल्विन होता है। और बेटा जो लास्ट में एक नंबर लिखा है इग्निशन टेम्परेचर, ये बहुत ही अच्छी चीज है। कायदे से अगर मैं देखूं तो हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या चीज है। दो चीजें, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है दहन ताप, और एक और दहन ऊष्मा। ये दोनों चीजें हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि आज समय आ गया तो हमने इसको लिखा दिया है। इग्निशन टेम्परेचर जो व्हाइट फास्फोरस के लिए है वो कितना है? 303 केल्विन। केल्विन में देखा जाए 303 केल्विन। अब इग्निशन टेम्परेचर को समझते कैसे? मैंने फास्फोरस के टुकड़े को लिया, व्हाइट फास्फोरस को, और मैंने उसे गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करने से एक बात तो मैं समझ गया, क्योंकि फास्फोरस जलनशील होता है, जल जाएगा ये। लेकिन मैंने इसको सबसे पहले 10 केल्विन पर गर्म किया। मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, 100 केल्विन गया, 200 केल्विन गया, 300 केल्विन टेम्परेचर गया, लेकिन अभी फास्फोरस जलता नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर 301 केल्विन किया, नहीं जला फास्फोरस। 302 केल्विन किया, अभी भी नहीं जला फास्फोरस। जैसे मैंने इसका टेम्परेचर 303 केल्विन किया, फास्फोरस जल उठा। मतलब फास्फोरस को जलाने के लिए कम से कम कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है? 303 केल्विन। और क्योंकि व्हाइट फास्फोरस को जलाने के लिए 303 केल्विन की टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है मिनिमम, यही है इग्निशन टेम्परेचर। हर एक सब्सटेंस का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। इसको भी दिमाग में रख लें कि जितना भी पदार्थ आपको पता चलेगा ये ज्वलनशील है, उसका अपना एक इग्निशन टेम्परेचर है। जिस ऑब्जेक्ट का, जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो अत्यधिक ज्वलनशील माना जाएगा। बात समझ नहीं पा रहे हो इसको? देखो मैं ऐसा समझाऊं, इग्निशन टेम्परेचर लो का मतलब जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर उसको दिया वो जल उठा, और इग्निशन टेम्परेचर हाई का मतलब है इसको मैंने बहुत ज्यादा गर्म किया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ाया, तब ये जला। तो जिस भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कैसा रहेगा? कम, वो उतना ही अधिक ज्वलनशील पदार्थ है। अब जैसे मैं कंपेयर कर लूं दोनों से, इसका इग्निशन टेम्परेचर 303 केल्विन और इसका इग्निशन टेम्परेचर 543 केल्विन। अभी क्या कहते हो, इसमें से कौन सा अधिक ज्वलनशील माना जाएगा? व्हाइट फास्फोरस। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा है? कम। इग्निशन टेम्परेचर समझ गए। दूसरा मैं कह रहा था इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है दहन ताप, और मैं एक और बात बता रहा था, दहन ऊष्मा। जब भी पदार्थ को आप जलाने जाते हो, जैसे मैंने सोचा कि मेरे पास कोई पदार्थ है 1 मोल, या मैंने समझा हमारे पास पहला पदार्थ A, दूसरा पदार्थ B, हमने इस पदार्थ के 1 मोल को जलाया, हमने इस पदार्थ के 1 मोल को जलाया। बेटा जलाया होगा तो ये एनर्जी भी दे रहा होगा ना। जब भी किसी पदार्थ को जलाते हैं वो क्या करता है? एनर्जी देता है। इसको भी जलाया, ये भी एनर्जी दे रहा होगा। ये भी 1 मोल जलाया गया, ये भी 1 मोल जलाया गया, लेकिन मैं क्या देखता हूं, इसने ज्यादा एनर्जी दे दी और इसने एनर्जी कैसी दी है? कम। तो जो ज्यादा एनर्जी देगा हम उसको कहेंगे, इसके लिए दहन ऊष्मा का मान कैसा है? अधिक। तो दहन ऊष्मा क्या होती है? 1 मोल पदार्थ को जलाने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, निकलती है, प्राप्त होती है, हम उसको कहते हैं दहन ऊष्मा। लेकिन दहन ऊष्मा के लिए आप ध्यान रखोगे पदार्थ कितना जलाया जाए? 1 मोल। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि पदार्थ पूर्ण रूप से जला हो। आपको सर पूर्ण रूप से तो हम जान ही ना पाए क्या है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये जानता हो कि पूर्ण रूप से दहन और अर्ध आंशिक दहन में क्या डिफरेंस है? प्रैक्टिकली आपके पास अगर 2 पदार्थ जलाने के लिए दे दिए जाएं और उनमें से एक पदार्थ येलो कलर की रोशनी के साथ जल रहा हो, पीले रंग के साथ जल रहा हो, आप कहोगे ये पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, आंशिक रूप से जल रहा है। और जो ब्लू कलर की लाइट्स के साथ जल रहा हो, फ्लेम के साथ जल रहा हो, ये पूर्ण दहन हो रहा है। एक और चीज समझेंगे,
अगर पूर्ण दहन होगा तो स्मोक उत्पन्न नहीं होगा, दिखेगा नहीं आपको धुआं। अगर आंशिक दहन होगा तो फिर आपको धुआं दिखेगा। आपने घरेलू गैस सिलेंडर को जलते हुए देखा होगा, धुआं दिखाई नहीं देता। उसका रीजन है क्योंकि उसमें भरी गैस का पूर्ण दहन हो रहा है। अभी एक काम करो, गीली लकड़ी लेके आओ, उसको जलाने की कोशिश करो, अभी देखोगे धुआं धुआं फैल गया चारों ओर। इसका मतलब है आप उसको पूर्ण रूप से जला नहीं। ऐसा कहते हैं अगर हीरे को, पेंसिल को, ग्रेफाइट को, सॉरी हीरे को, ग्रेफाइट को, बगनिशा फ्लोरीन को, कोल को, चारकोल को, लैंप ब्लैक को, अगर इन सभी पदार्थों को जलाया जाए, अगर ये पूर्ण रूप से जल जाएंगे तो बेटा राख भी नहीं बचेगी, क्योंकि राख बचने का मतलब है पदार्थ को आपने पूर्ण रूप से जलाया। जिस दिन पूर्ण रूप से जलेगा तो राख बचने का कोई अर्थ ही उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? अगर राख बची है इसका मतलब राख नहीं जली है, अभी वो सब्सटेंस नहीं जला, इसलिए शेष बच गया है। तो बेटा ये हो गया व्हाइट फास्फोरस के विषय में जानकारी, और वो जो इग्निशन टेम्परेचर वगैरह था उसको अपने दिमाग में बना लेना बिल्कुल। अभी नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, कहता है रेड फास्फोरस। अब रेड फास्फोरस का क्या है? ये व्हाइट फास्फोरस से ही बनाया जाता है। एक बार हड्डियों की राख से व्हाइट फास्फोरस मिल गया, अब उसी से रेड फास्फोरस भी बनाएंगे, उसी से ब्लैक फास्फोरस भी बनाएंगे। मैं पढ़ के दिखाता हूं। सबसे पहला नंबर कहता है यह कठोर होता है। जो रेड फास्फोरस तो तुम लोगों ने भी देखा होगा, माचिस की तीलियों पर लगा रहता है, और डिब्बी पर भी, डिब्बी के कवर पे किनारे की और साइड पर कुछ स्पॉट बने होते हैं पॉइंट साइज के, वो भी बेटा रेड फास्फोरस ही होता है। कहता है रेड फास्फोरस कठोर होता है, मैं मान गया माचिस तीली पर कठोर होता है, क्रिस्टली होता है और ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये तीनों बातें सही है, ठोस है, क्रिस्टली है और कठोर भी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहता है जब हम श्वेत फास्फोरस को ले लें और कैसे वातावरण में रखें, यही तो बात नोटिस करने वाली है। अगर पहले पढ़ लेते हैं इसको। कहता है अगर श्वेत फास्फोरस को ले लिया जाए और उसे अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन टेम्परेचर तक क्या किया जाए? गर्म किया जाए। तो गर्म करने पर कुछ दिनों पश्चात, तुरंत नहीं, कुछ दिन लगेंगे, आफ्टर सम डेज आप इस बात को देखोगे कि रेड फास्फोरस बन गया है। मैं बस इतनी बात पूछना चाहता हूं, इन दोनों चीजों को ध्यान देते हैं। अक्रिय वातावरण का क्या यूज था? क्योंकि व्हाइट फास्फोरस के लिए अगर मैं चेक करता हूं इग्निशन टेम्परेचर कितना है? 543। आपको अंदाजा ये 543 पे आते ही जल जाएगा, और हमको टेम्परेचर कितना करना है? कहां रख गया? 573। ये तो टेम्परेचर ज्यादा है ना, ये 543 पर ही जल जाएगा, तो 573 तक पहुंचेगा नहीं। तो अगर हम इसको अक्रिय वातावरण में रखें, भाई फास्फोरस कब जलेगा? जब एयर के कांटेक्ट पे आएगा। अगर हम इसको एयर के कांटेक्ट में आने ही ना दें तो फिर ये टेम्परेचर पाकर भी ये जलने वाला नहीं। भाई किसी पदार्थ को जलने के लिए किसको ये जरूर आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। और जब हम उसको ऑक्सीजन अंदर जाने ही नहीं देंगे तो वो जलेगा भी नहीं। इसलिए अक्रिय वातावरण में इसलिए हम लोगों ने गर्म किया क्योंकि फास्फोरस जले ना। अगर वायु के कांटेक्ट में आ गया जल जाएगा, इसलिए हमने अक्रिय वातावरण में फास्फोरस को 573 केल्विन टेम्परेचर पर जैसे ही गर्म किया, मैंने कुछ दिन तक बाद देखा कि जो व्हाइट फास्फोरस था वो रेड फास्फोरस में चेंज हो गया। अभिक्रिया बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसको समझते हो अभिक्रिया का तरीका। आगे आता है कि जो रेड फास्फोरस होता है माचिस तीली पर होता है, किसी प्रकार की गंध देता है? नहीं देता है। तो लिखता है या किसी भी प्रकार की गंध नहीं देता है। हाँ, ये लोहे पर देखा, लोहे की जैसी चमक देता है, नहीं जंग जैसा लग जाता है हल्का सा, तो डार्क ब्राउन कलर का होता है। और माचिस तीलियों पर जो फास्फोरस है आपने खुद देख रखा है उसको। अभी अगला नंबर पढ़ते हैं। यह ना तो जल में और ना ही CH2 में घुलनशील है। जो व्हाइट रेड फास्फोरस है ना तो ये जल में घुलता है, ना ये तो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। एक और चीज मैंने शायद इस पर लिखा नहीं, लेकिन आप इसको ध्यान रखोगे, जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन जो रेड फास्फोरस होता है ये ना तो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है और ना जल में घुलता है। अगला नंबर में पढ़ता हूं। कहता है इसका जो घनत्व होता है वो सफेद फास्फोरस की अपेक्षा कैसा होता है? अधिक होता है। सफेद फास्फोरस की अपेक्षा क्यों अधिक होता है? सफेद फास्फोरस में पहला मॉलिक्यूल, इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल, फिर तीसरा मॉलिक्यूल, अर्थात मॉलिक्यूल के बीच अगर एक ये मॉलिक्यूल है, इसके बगल में एक और मॉलिक्यूल होगा, तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा वान डर वाल्स फोर्स, जो कमजोर होगा। और कमजोर होने के कारण अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी सी कैसी रहेगी? अधिक। स्थान ज्यादा घेरेगा, वजन कम होगा, घनत्व कम।
रेड फास्फोरस में देखें अणु बिल्कुल एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, और केमिकल बॉन्ड वान डेर वाल्स फोर्स से कैसा होता है, स्ट्रांग। तो मॉलिक्यूल जो भी है सब एक दूसरे के कैसे क्लोजली है, नजदीक है, और नजदीक होंगे तो बेटा आयतन कैसा घेरेंगे, कम। और आप सब पढ़ चुके हो फिजिक्स में, आयतन कम घेरने का अर्थ है घनत्व तो कैसा होगा, अधिक, क्योंकि आपने पढ़ा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो क्योंकि पैकिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्लोजली होते हैं मॉलिक्यूल, इसलिए फास्फोरस जो रेड वाला है ये ज्यादा घनत्व रखता है। कहता है यह अंधेरे में चमकता भी नहीं, तो यह जो कंपाउंड है अंधेरे में नहीं चमकता, रिएक्टिविटी कम है, वो काम करके नहीं दिखा पाएगा जो फास्फोरस कर रहा था। अगला कहता है कि यह सफेद फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील है, बिल्कुल सही है, मैं तो पहले ही कह रहा था ये कम क्रियाशील है। अभी अगला नंबर है, यह विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करता सही ढंग से। अभी अगला लास्ट नंबर, इग्निशन टेम्परेचर 543 केल्विन होता है। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब समझ गए ना तुम लोग, कितना टेम्परेचर लेके आएंगे तभी पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। और पूछेगा कि क्या सभी पदार्थों का टेम्परेचर इग्निशन एक ही होगा ना, हर एक कंपोनेंट, हर एक पदार्थ, हर एक यौगिक और हर एक परमाणु का अपना एक अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, ये उसी टेम्परेचर पर जलता है। तो एक काम करते हैं, इनको जल्दी से नोट करते हैं, फिर पढ़ते हैं। ब्लैक फास्फोरस भी तो बच गया है, जल्दी से नोट करो। तो बेटा दो प्रकार का और फास्फोरस बचा है, एक का काला फास्फोरस में से अल्फा काला फास्फोरस और बीटा काला फास्फोरस। हालांकि अगर मैं देखूं तो दोनों में खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको चेक करते हैं अलग अलग। तो मैंने लिख रखा है कि हमारे पास जो काला फास्फोरस होता है वो कितने प्रकार का रहता है, दो प्रकार का। पहला अल्फा काला फास्फोरस है ये, तो हम इस चीज को लिख दें यहां कि पहली बार जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो अल्फा काला फास्फोरस को पढ़ रहे हैं। अब कहता है अल्फा काला फास्फोरस बनता कैसे है, कहते हैं लाल फास्फोरस को जब एक बंद नली में लेकर हम उसको 803 केल्विन टेम्परेचर तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब अल्फा काला फास्फोरस बनता है। और फिर रिएक्शन देखो मैंने लिख रखी है कि रेड फास्फोरस लेना है, 803 केल्विन टेम्परेचर लेना है, बंद नली पर रेड फास्फोरस को रखना है, और जब उसको गर्म करेंगे तो जो फास्फोरस बन के तैयार होगा उसे हम कहेंगे अल्फा काला फास्फोरस। अल्फा काला फास्फोरस में अगर दो तीन चीजें विशेषताओं में चेक करें, सबसे पहला तो अल्फा काला फास्फोरस अपारदर्शी होता है, क्रिस्टलीय और ठोस पदार्थ है। अगर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है तो इसकी फिर एक निश्चित संरचना भी होगी। अक्रिस्टलीय में पदार्थ के कणों की व्यवस्था निश्चित होती नहीं, इसलिए संरचना भी निश्चित नहीं होती। लेकिन अगर पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस है तो इसकी संरचना निश्चित होगी। फिलहाल मैं आगे पढ़ूंगा। कहता है यह ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है। ऊर्ध्वपातन जानते हो ना, अगर किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए और वो पदार्थ गर्म होने पर द्रव अवस्था में आए बिना सीधे वाष्प की अवस्था में चेंज हो जाए, हम कहते हैं पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है। तो अल्फा काला फास्फोरस पर भी ऊर्ध्वपातन का गुण, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। कहता है इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। अगर हम किसी भी माध्यम में ऑक्सीकरण करवाएं तो अल्फा काला फास्फोरस ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। एक और चीज कहता है इसका, जैसे मैंने अभी बात की थी कि अगर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, निश्चित होगा। तो अब अगर आपने स्ट्रक्चर को देखा तो हम क्या देखते हैं कि इसके क्रिस्टल का या तो एक नताक्ष का मतलब आपने देखा होगा ऐसा कुछ भी, अगर कोई एक घन क्रिस्टल अधिकांश घन के आकार में या घनाभ के आकार के होते हैं। आपने चेक किया होगा इसकी तीन अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक नताक्ष का मतलब उनमें से कोई एक अक्ष, एक अक्ष का मतलब है एक्स वाई अक्ष या तो 90 अंश से कम कोण पर झुकी होगी, या तो वाई जेड के बीच में 90 अंश का कोण से कम होगा, या जेड और एक्स अक्ष के बीच 90 अंश से कम कोण होगा। एक का मतलब एक कोई भी दो अक्षों के बीच की एक जगह, नताक्ष का मतलब जो झुकी होगी जिस पर 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। त्रिसमनताक्ष का मतलब समझते हो, त्रि का मतलब तीन अक्षों पर, नताक्ष का मतलब झुका हुआ, तो तीन अक्षों पर झुका हुआ होगा। फिलहाल क्योंकि काले फास्फोरस में से आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं आना है, स्ट्रक्चर की डिमांड भी नहीं है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर इसका बनाया भी नहीं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अल्फा काला फास्फोरस तो हो गया। काला फास्फोरस में एक दूसरा पार्ट था, आपने लिखा था दो प्रकार का, तो बीटा काला फास्फोरस। अब बीटा काला फास्फोरस कैसे बनता है, ध्यान रखने वाली बात है, अल्फा काला फास्फोरस लाल फास्फोरस से बनाया जाता है, जबकि बीटा काला फास्फोरस सफेद फास्फोरस से बनाया जाता है।
तो बोलता है जब श्वेत फास्फोरस को उच्च दाब पर 473 केल्विन टेम्परेचर पर आप गर्म करते हैं तो फिर बीटा काला फास्फोरस बनता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इस पर प्रेशर की अमाउंट बहुत हाई होनी चाहिए। मैंने लिख भी रखी है रिएक्शन पे 4000 एटीएम से कितने हजार एटीएम, 12000 एटीएम। ये अपने आप में प्रेशर की बहुत हाई अमाउंट है, तभी ब्लैक फास्फोरस बनेगा, वो भी बीटा ब्लैक फास्फोरस। कहता है इसमें काले रंग की धात्विक चमक होती है। काले रंग का होगा चमकीला पदार्थ है, जैसे धातुओं की सतह चमक देती है वैसी चमक देता है ये भी। एक और लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट 860 केल्विन होता है। ये विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। लास्ट नंबर में पढ़ता हूं, ये तो लास्ट नंबर नोट है, इंपॉर्टेंट चीज। क्या कहता है श्वेत फास्फोरस सबसे अधिक क्रियाशील होता है जबकि काला फास्फोरस सबसे कम क्रियाशीलता का अगर अरेंजमेंट तुमको बनाना पड़े, सफेद फास्फोरस सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम क्रियाशील लाल फास्फोरस, और उससे भी कम क्रियाशील काला फास्फोरस। तो फिर बेटा आज के क्लास पे इतना ही रखेंगे, फिर फॉस्फीन गैस को पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे।